नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है ब्राइट फ्यूचर विद उत्कर्ष पर। मैं हूं उत्कर्ष तिवारी, आप है मेरे साथ में। तो साथियों, इस समय हम लोग देख रहे हैं हमारा जो टॉपिक चल रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ, इसके बारे में हम लोग देख रहे हैं। इसके जो काफी पहले पार्ट हुए हैं इनके बारे में हम लोगों ने काफी जानकारी एकत्रित की है। और साथियों, हम लोग देख रहे थे कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत इनके जो 6 अंग हैं, 6 अंग में से 5 अंगों को हम लोग देख लिए हैं, जो कि क्रमशः है महासभा, सुरक्षा परिषद, सचिवालय, और इसके बाद में हमारा आ जाता है प्रन्यास परिषद और आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। इनके बारे में हम लोगों ने देख लिया है। तो साथियों, आज हमारा जो इनका 6वां अंग है यानी अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, इनके बारे में हम लोग देखेंगे और देखेंगे भारत और संयुक्त राष्ट्र संबंध, इनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और इसी के साथ आज उम्मीद है कि हमारा जो संयुक्त राष्ट्र संघ है इसी पार्ट में समाप्त हो जाएगा। कल हम लोग अपने दूसरे टॉपिक की शुरुआत करेंगे। तो साथियों, आइए शुरू करते हैं और देखते हैं हम लोग अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के अंतर्गत देखते हैं कि क्या होता है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, किस वजह से इसका निर्माण किया गया, अभी तक भारत के कितने इसमें अध्यक्ष या चीफ जस्टिस इसके कौन कौन बने हैं और उपाध्यक्ष कौन बने हैं, और भारत की तरफ से अभी तक इसमें कितने जज जा चुके हैं, इनके बारे में हम लोग देखेंगे। तथा जजों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है तथा उनकी जो नियुक्ति होती है किसके द्वारा की जाती है, इनके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। और हम लोग देखेंगे कि इनका हेडक्वार्टर कहाँ है। तो साथियों, हम लोग देखेंगे तो इनके जो पहले की 5 अंग आ जाते हैं, इनका जो हेडक्वार्टर होता है वो हमेशा आप लोग देखेंगे न्यूयॉर्क के अंतर्गत ही होता है या और नहीं होता है। लेकिन जो इनका अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर हो जाता है, ये हो जाता है द हेग, नीदरलैंड। सामान्यतः यहाँ पर क्वेश्चन यानी प्रश्न ये बनता है कि जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, क्योंकि और जो है और जो इनकी और इनके जो अंग है इनका जो हेडक्वार्टर होता है लगभग सेम ही जगह पर है, और इसका जो हेडक्वार्टर है ये यानी मुख्यालय इनका चेंज है। तो साथियों, आज हम लोग देखेंगे अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। तो आइए शुरू करते हैं। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के अंदर हम लोग स्थापना की बात करते हैं तो हम लोग देखेंगे अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना द हेग नीदरलैंड। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना द हेग नीदरलैंड में 3 अप्रैल 1946 को की गई थी। तो साथियों, हमने देखा कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की जो स्थापना हुई थी द हेग, जो कि नीदरलैंड के अंतर्गत एक शहर आता है, वहां पर इसकी स्थापना की गई थी। अगर हम लोग डेट की बात करते हैं तो डेट हो जाती है 3 अप्रैल 1946। और आगे हम लोग देखेंगे अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की संविधि में 5 भाग अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की संबंध में 5 भाग तथा 70 अनुच्छेद हैं। 5 भाग तथा 70 अनुच्छेद हैं। 70 अनुच्छेद हैं। और आगे हम लोग देखेंगे इसमें अगर न्यायाधीशों की संख्या की बात करते हैं तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है, तो हम लोग देखेंगे इसमें न्यायाधीशों की संख्या 15 होती है। क्या देखा साथियों, हमने देखा कि इसमें जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में जो न्यायाधीशों की संख्या होती है ये 15 हो जाती है। और आगे हम लोग देखेंगे और इनकी नियुक्ति अगर हम लोग इनके कार्यकाल की बात करते हैं तो कार्यकाल क्या होता है इनका, और इनकी नियुक्ति 9 वर्षों तक के लिए की जाती है।
साथियों जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय होता है, अगर हम लोग इसमें न्यायाधीशों की बात करते हैं तो इनकी संख्या हो जाती है 15। और इसी में हम लोग देखेंगे जो ये न्यायाधीश होते हैं, अगर इनका टर्म की बात करते हैं यानी इनके कार्यकाल की बात करते हैं तो कितने वर्ष का होता है, तो 9 वर्षों का इनका कार्यकाल होता है। और आगे हम लोग देखेंगे कि इनको अवकाश किस प्रकार से प्रदान किया जाता है, यानी इन्हें जो है रिटायर किस प्रकार से किया जाता है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। प्रत्येक 3 वर्ष में 5 न्यायाधीशों को प्रत्येक 3 वर्ष में 5 न्यायाधीशों को अवकाश ग्रहण कराया जाता है, अवकाश प्रदान कर दिया जाता है, अवकाश प्रदान कर दिया जाता है। और आगे हम लोग देखेंगे इसमें एक हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट साथियों ये आ जाता है कि कोई भी, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आ जाता है कोई भी दो न्यायाधीश एक ही देश के नहीं हो सकते हैं, एक ही देश के नहीं हो सकते हैं, हो सकते हैं। तो साथियों हमने अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के संदर्भ में देखा कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की अगर हम लोग स्थापना की बात करते हैं तो इसकी स्थापना द हेग नीदरलैंड के अंतर्गत एक शहर आता है, वहां पर 3 अप्रैल 1946 को की गई थी। और इनका जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का जो हेडक्वार्टर हो जाता है वो भी द हेग के अंदर ही है। और अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की अगर हम लोग संविधि की बात करते हैं तो इसमें 5 भाग तथा 70 अनुच्छेद है इसके अंतर्गत। और हम लोग देखेंगे इसमें न्यायाधीशों की संख्या की अगर हम लोग बात करेंगे कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है, तो इसमें न्यायाधीशों की संख्या हो जाती है 15। और इनकी जो नियुक्ति होती है 9 वर्षों तक के लिए की जाती है। और प्रत्येक 3 वर्ष में 5 न्यायाधीशों को अवकाश प्रदान कर दिया जाता है। और साथियों हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये आ जाता है कि कोई भी देश से यानी किसी भी देश से 2 न्यायाधीशों को एक बार में इसमें शामिल नहीं किया जा सकता है, यानी अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में कोई भी 2 न्यायाधीश एक ही देश के नहीं हो सकते हैं। और साथियों हम लोग आगे देखेंगे इन्हीं न्यायाधीशों में अपने में से ही एक को अध्यक्ष व 3 को यानी 3 लोगों को उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्ति की जाती है। तो साथियों हमने देखा कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के अंतर्गत जो कि 15 इसमें न्यायाधीश होते हैं, इसमें से न्यायाधीश जो होते हैं ये अपने में से एक को अध्यक्ष व 3 को उपाध्यक्ष के रूप में चुनते हैं। और आगे हम लोग देखेंगे न्यायाधीश की अगर हम लोग सरकारी भाषा की बात करेंगे, अगर हम लोग अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की सरकारी भाषा की बात करेंगे कि कौन कौन से यहाँ पर इनकी सरकारी भाषाएं हैं, किन किन भाषाओं के द्वारा इनका संचालन किया जाता है, तो साथियों हम लोग देखेंगे आगे हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सी भाषाओं के द्वारा इनका यहाँ पर संचालन किया जाता है, जो यहाँ पर विवाद लाए जाते हैं किन किन भाषाओं के अंतर्गत उन्हें सुना जाता है या सुलझाया जाता है। तो साथियों हम लोग अगर यहाँ की आधिकारिक भाषा की बात करेंगे तो आधिकारिक भाषा हमारी इंग्लिश और फ्रेंच आ जाती है। क्या साथियों आपने क्या देखा कि जो अगर हम लोग न्यायालय अगर हम लोग न्यायालय की सरकारी भाषा की बात करते हैं, सरकारी भाषा की बात करते हैं
तो साथियों अगर हम लोग अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की जो सरकारी भाषा है इसकी अगर हम लोग बात करते हैं तो किस भाषा का इसमें प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर जो हमारी भाषा आ जाती है वो आती है फ्रेंच तथा जर्मनी तथा अंग्रेजी फ्रेंच तथा अंग्रेजी भाषाओं का प्रयोग किया जाता है, भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। तो साथियों हमारा सामान्यतः यहाँ पर से प्रश्न ये बनता है कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में जो संचालन किया जाता है, यहाँ पर जो विवाद सुने जाते हैं किन किन भाषाओं में सुने जाते हैं, तो हमारी यहाँ पर जो भाषाएं आ जाती हैं, पहली आती है फ्रेंच तथा दूसरी आ जाती है अंग्रेजी। और इसी के आगे हम लोग देखेंगे न्यायालय का जो कोरम होता है, न्यायालय का कोरम यानी कार्यवाही संचालन हेतु न्यूनतम न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है, हमारा प्रश्न बनता है न्यूनतम न्यायाधीशों की संख्या न्यूनतम न्यायाधीशों की संख्या की अगर हम लोग बात करेंगे तो इनकी संख्या हो जाती है 9। इनकी संख्या हो जाती है 9। इनकी अगर हम लोग संख्या की बात करेंगे तो इनकी संख्या हो जाती है 9। इनकी संख्या जो हो जाती है वो हो जाती है संख्या हो जाती है 9। तो साथियों ने देखा कि न्यायालय का कोरम या कार्यवाही के संचालन में अगर न्यूनतम न्यायाधीशों की हम लोग संख्या की बात करेंगे तो इनकी संख्या हो जाती है 9। और भारत के संदर्भ में देखेंगे कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में भारतीय न्यायाधीश कितने अभी तक हुए हैं व उनका कार्यकाल क्या क्या रहा है, इनके बारे में हम लोग देखेंगे। अगली साथियों हमारी हेडिंग यहाँ पर ये आ जाएगी कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में भारत के न्यायाधीश व उनका कार्यकाल क्या रहा है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो साथियों अगर हम लोग देखेंगे अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में जो भारत के न्यायाधीश रहे हैं और उनका कार्यकाल क्या रहा है, तो सबसे पहले हमारे यहाँ पर आ जाते हैं न्यायाधीश जो आते हैं वो आते हैं बेनेगल रामाराव। पहले आ जाते हैं बेनेगल रामाराव। अगर साथियों हम लोग इनके कार्यकाल की बात करेंगे तो इनका कार्यकाल आ जाता है 1952 से लेकर के 1953 तक। 1952 से लेकर के 1953 तक, जो कि मात्र इनका कार्यकाल 1 वर्ष का रहा है। और इसके बाद में साथियों हमारे दूसरे आ जाते हैं नागेंद्र सिंह। अगर हम लोग नागेंद्र सिंह की बात करते हैं तो साथियों इनका कार्यकाल आ जाता है 1973 से 1988 तक। यानी नागेंद्र सिंह जी का जो कार्यकाल आ जाता है वो आ जाता है 1973 से 1988 तक। और साथियों अगर हम लोग इनके बारे में देखेंगे तो अगर हम लोग इनके बारे में उपाध्यक्ष के रूप में इनका कार्यकाल देखेंगे, उपाध्यक्ष के रूप में इनका जो कार्यकाल रहा है, इन्होंने एक बार उपाध्यक्ष के रूप में भी अपना कार्यकाल इनका रहा है, जो कि था 1976 से 1979 तक। 1976 से 1979 तक। और अगर हम लोग अध्यक्ष के रूप में इनके कार्यकाल की बात करते हैं तो साथियों इनका अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल कितने वर्षों का रहा है, तो ये आ जाता है 1985 से 1988 तक। 1985 से 1988 तक। तो साथियों हमने देखा कि नागेंद्र सिंह हमारे दूसरे आ जाते हैं। अगर हम लोग इनके कार्यकाल की बात करते हैं तो 1973 से 1988 तक। और इसके बाद में हम लोग देखेंगे इनका जो उपाध्यक्ष के रूप में इनका जो कार्यकाल रहा है ये रहा है 1976 से 1979 तक। और अध्यक्ष के रूप में अगर हम लोग इनके कार्यकाल की बात करेंगे, यानी ये अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के जो अध्यक्ष रहे हैं, जजों के, इनका अगर कार्यकाल की इनके बात करेंगे यानी चीफ जस्टिस जो रहे हैं, 1985 से लेकर के 1988 तक इनका कार्यकाल रहा है। और साथियों आगे देखेंगे अगले हमारे आ जाते हैं रघुनंदन पाठक। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों में अगले हमारे आ जाते हैं रघुनंदन पाठक। कौन आते हैं साथियों? रघुनंदन पाठक। और उसके बाद में हमारे जो वर्तमान समय में भी है ये आ जाते हैं दलवीर भंडारी, आ जाते हैं रघुनंदन पाठक। रघुनंदन
रघुनंदन पाठक। अगर साथियों इनके हम लोग कार्यकाल की बात करेंगे तो इनका कार्यकाल हो जाता है 1989 से 1991, यानी 3 वर्षों का इनका भी कार्यकाल रहा है। उसके बाद में हमारे आ जाते हैं दलवीर भंडारी, दलवीर भंडारी, जो कि 2012 से अभी तक ये अपने पद पर बने हुए हैं। तो साथियों हमने देखा कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में भारत के कितने न्यायाधीश अभी तक रह चुके हैं, मतलब न्यायाधीश के पद पर रह चुके हैं, और इनका जो कार्यकाल है कितने दिनों तक रहा है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे तो पहले हमारे आ जाते हैं बेनेगल रामाराव, और उसके बाद में हमारे दूसरे आ जाते हैं नागेंद्र सिंह, और उसके बाद में साथियों हमारे तीसरे आ जाते हैं रघुनंदन पाठक, और अगर हम लोग उनके बाद में बात करेंगे दलवीर भंडारी, जो कि 2012 से वर्तमान समय तक अभी ये बने हुए हैं अपने पद पर, और इसी में हम लोग देखेंगे। तो साथियों इसी के साथ हमारा जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है ये यहीं पर समाप्त होता है, और अगला इसके बाद में हमारा जो लास्ट पॉइंट हमारा इस टॉपिक का जो आ जाता है वो आ जाता है भारत संयुक्त राष्ट्र संबंध। भारत के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे भारत की क्या स्थिति है और भारत के साथ किस प्रकार के इनके संबंध है, ये हम लोग देखेंगे। भारत संयुक्त राष्ट्र संबंध, संयुक्त राष्ट्र संबंध, भारत संयुक्त राष्ट्र संबंध। तो साथियों इसमें हम लोग देखेंगे यानी भारत कब सदस्य देश इसमें कब बना था। तो भारत संयुक्त राष्ट्र के उन प्रारंभिक सदस्यों में शामिल है। भारत उन प्रारंभिक सदस्यों में शामिल है जिन्होंने 1 जनवरी 1942 को वाशिंगटन में सदस्यता ग्रहण की थी, ग्रहण की थी। यानी साथियों भारत संयुक्त राष्ट्र के उन प्रारंभिक सदस्यों में शामिल है जिन्होंने जो है 1 जनवरी 1942 को वाशिंगटन डीसी यानी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया में संयुक्त राष्ट्र संघ की जो है सदस्यता ग्रहण की थी। और इसी में हम लोग देखेंगे यानी इनका जो घोषणा पत्र था इस पर इन्होंने अपने हस्ताक्षर किए थे, और 25 अप्रैल से 26 जून 1945 तक 25 अप्रैल से 26 जून 1945 तक 25 अप्रैल से 26 जून 1945 तक सैन फ्रांसिस्को में आयोजित संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय संघ के सम्मेलन में भाग लिया था। संघ के सम्मेलन में भाग लिया था, अंतरराष्ट्रीय संघ के सम्मेलन में भाग लिया था। और साथियों हम लोग देखेंगे भारत में अगर हम लोग स्थायी प्रतिनिधि की बात करेंगे कि वर्तमान में भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन है। वर्तमान में यूएनओ में भारत के स्थायी प्रतिनिधि की अगर हम लोग बात करेंगे तो स्थायी प्रतिनिधि हमारे जो आ जाते हैं वो आते हैं टीएस तिरुमूर्ति। अगर हम लोग इनके कार्यकाल की बात करेंगे कब से अपने पद पर बने हुए हैं तो 2020 से अब तक ये अपने पद पर बने हुए हैं। यानी 2020 से टीएस तिरुमूर्ति जी अपने पद पर बने हुए हैं। और अगर हम लोग देखेंगे संयुक्त राष्ट्र के 76वें सत्र के अध्यक्ष कौन बने हैं तो
साथियों हम लोग इसके बाद में देखेंगे तो भारत संयुक्त राष्ट्र संबंध के अगर संदर्भ में हम लोग देखेंगे तो भारत संयुक्त राष्ट्र के उन प्रारंभिक सदस्यों में शामिल है जिन्होंने 1 जनवरी 1942 को वाशिंगटन में संस्था ग्रहण की थी और 25 अप्रैल से 26 अप्रैल 1945 तक सैन फ्रांसिस्को में आयोजित संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय संघ के सम्मेलन में भाग भी लिया था। और इसी में हम लोग देखेंगे वर्तमान में अगर हम लोग भारत की ओर से स्थायी प्रतिनिधि की बात करते हैं तो स्थायी प्रतिनिधि हमारे आ जाते हैं टीएस त्रिमूर्ति जो कि 2020 से अब तक बने हुए हैं। और साथ ही इसके बाद में हमारा जो इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन यहाँ पर ये बनता है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के जो 76वें सत्र के अध्यक्ष किसको बनाया गया है। तो साथियों हमारे आ जाते हैं मालदीव के जो विदेश मंत्री आ जाते हैं अब्दुल्ला शाहिद, इनको बनाया गया है। तो साथियों इसी के साथ में हमारा जो संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ है यहीं पर समाप्त होता है और कल हम लोग मिलेंगे अपने दूसरे टॉपिक के साथ। साथियों आप लोगों से एक प्रश्न है कि आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में ये पिन करके बताएं कि क्या जिस कार्य के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ को बनाया गया था वो अपना कार्य सही ढंग से कर रहा है। फिर से साथियों सुन लीजिए कि हमारा आज का क्वेश्चन यहाँ पर ये बन रहा है कि क्या जिस कार्य के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण किया गया था या गठन किया गया था वह क्या अपना सही से उस प्रकार से कार्य कर रहा है, ये हमारा आज का क्वेश्चन है। और साथियों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपनी प्रतिक्रियाएं हमारे कमेंट बॉक्स में पिन करें और इसे अपने ज्यादा से ज्यादा मित्रों के साथ में शेयर करें। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम के साथ में जुड़े और आप लोग सर्च करेंगे ब्राइट फ्यूचर विद उत्कर्ष तो आप लोग हमारे टेलीग्राम में जाकर के उसे ज्वाइन कर लें और टेलीग्राम के साथ में जुड़ जाएं। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।